मशहूर जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह ने अपनी किताब मेरा लहूलुहान पंजाब में ये बताया है कि भिंडरावाले न सिर्फ लोगों को उकसाते थे बल्कि हिंसा का पैगाम भी देते थे। उन्होंने हिंदुओं की जान लेने की धमकी खुल कर दी थी। अगर किसी ने भी मेरे फॉलोअर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं 5000 हिंदुओं की जान ले लूंगा। जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मैंने भिंडरावाले की रिकॉर्ड की गई कई टेपों को कई घंटों तक सुना और जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई वो ये थी कि स्वर्ण मंदिर गोला बारूद और मशीन गनों से भर गया है। स्वर्ण मंदिर जैसे पवित्र स्थल का इस्तेमाल भिंडरावाले आतंक की ताकत को बढ़ाने के लिए कर रहा है। भिंडरावाले और पंजाब की पूरी दास्तान बताती है कि पंजाब में अपनी सत्ता जमाए रखने के लिए केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जिस भिंडरावाले का इस्तेमाल किया था अब वो उसी के रास्ते का कांटा बनने लगा था। इस बात के बारे में पक्का सबूत लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बराड़ की किताब से मिलता है। जनरल बराड़ ने अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में लिखा है, भिंडरावाले जैसे ही पुलिस की गिरफ्त से रिहा हुए उसका प्रभाव आसमान छूने लगा था। सिख मानने लगे थे कि वो एक ऐसा धर्म योद्धा है जो अकेले सरकार से लोहा ले सकता है। इतिहास के पन्नों पर इंदिरा सरकार की यह गलती दर्ज हो चुकी है जिसमें उन्होंने पंजाब की सत्ता में अपना सिक्का जमाने के लिए भिंडरावाले का इस्तेमाल किया और खालिस्तान की मांग को उठाने में हवा देने का काम भी इंदिरा गांधी सरकार ने ही किया। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इसका खामियाजा उन्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। अब बारी थी एशियन गेम्स की। अब भिंडरावाले और अकाली दल साथ मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा के जरिए खालिस्तान की मांग खुलकर करने लगे थे। पंजाब की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लगातार हिंदू और सिखों के बीच झगड़े और फसाद की घटनाएं सामने आने लगी थी। इसी बीच भारत के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। 1982 के नवंबर और दिसंबर महीने में एशियाड गेम्स का आयोजन भारत के दिल्ली शहर में होना था। मिला था जब भारत अपनी क्षमता का प्रदर्शन पूरे विश्व के सामने कर सकता था। एशियाड खेल का आयोजन भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये हमारी नेशनल क्षमता के प्रदर्शन का वक्त है। 30 साल बाद भारत में इतना बड़ा मौका सामने आ रहा है। हम एशियाड को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसमें 33 अलग अलग देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इंटरनेशनल मेहमान दिल्ली आएंगे। दिल्ली की छवि बेहतरीन होनी चाहिए। ये भारत और कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन का वक्त है। एशियाड खेल को सफल बनाने की जिम्मेदारी इंदिरा गांधी ने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को दे दी। दिल्ली के चप्पे चप्पे में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए जाएं। दिल्ली बॉर्डर में कड़ी निगरानी रखनी होगी। इधर राजीव गांधी दिल्ली एशियाड गेम को सफल बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे और उधर खालिस्तान की मांग को लगातार भिंडरावाले और अकाली दल के नेता हवा दे रहे थे। तभी जब एशियाड 1982 की खबर पंजाब तक पहुंची तो भिंडरावाले ने खुलकर चुनौती दे दी। हम दिल्ली में एशियाड के दौरान खालिस्तान को लेकर प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में केंद्र सरकार के इंटरनेशनल मेहमान भी देखेंगे कि पंजाब के साथ केंद्र सरकार क्या सलूक कर रही है, कैसे अपने वादे से केंद्र सरकार मुकर रही है। जरनैल सिंह भिंडरावाले की तरफ से जैसे ही ये चेतावनी सामने आई, दिल्ली के न्यूज चैनल और मीडिया के साथ साथ अखबार में ये खबर आग की तरह फैल गई। राजीव गांधी को एशियाड गेम्स की चिंता सताने लगी। दिल्ली के हर एक बॉर्डर को सील कर दिया जाए। स्टेट बॉर्डर क्रॉस करके कोई भी दिल्ली आ रहा है उसकी कड़ी जांच की जाए। खास तौर पर सिखों को जांचना बहुत जरूरी है, चाहे सिख कोई भी क्यों ना हो। हरियाणा सरकार को भी चेतावनी दे दी गई। हरियाणा की तरफ से भी दिल्ली में कोई कदम न रख पाए, इस बात के लिए हरियाणा पुलिस को कड़े आदेश दे दिए गए थे। दिल्ली पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस भी अपने बॉर्डर्स को सील कर चुकी थी और सिखों को लेकर कड़े कदम उठा रही थी। हरियाणा पुलिस सिखों के साथ बदसलूकी कर रही थी क्योंकि हरियाणा के लोगों में सिखों के प्रति पहले से ही गुस्सा भरा हुआ था। हर एक आम सिख के साथ साथ 1965 भारत पाक लड़ाई में अपनी जान लगा देने वाले आर्मी के हीरो एयर मार्शल अर्जुन सिंह भी शामिल थे। एयर मार्शल अर्जुन सिंह की गाड़ी को हरियाणा पुलिस ने रोका। किधर जा रहे हैं? बाहर आइए। दिल्ली जा रहा हूँ। चाहे कहीं भी जा रहे हैं, बाहर आइए। सिख हैं आप तो?
कहीं दिल्ली में होने वाले एशियाड खेल में खालिस्तानी प्रदर्शन में हिस्सा लेने तो नहीं जा रहे? देखिए, मैं कोई मिलिटेंट नहीं हूँ। मैं एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह हूँ, एयरफोर्स का ऑफिसर हूँ और एयरफोर्स के ही काम से दिल्ली जा रहा हूँ। मेरा किसी भी तरह के प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। एयरफोर्स के ऑफिसर हैं तो क्या, फिर भी हमें जांच के आदेश हैं। ए ड्राइवर, डिग्गी खोलो। सुनो हवलदार, इनकी पूरी अच्छी तरह से तलाशी लो। एयरफोर्स का एक ईमानदार ऑफिसर जिसने भारत पाक युद्ध में अपनी जान की परवाह किए बिना पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा प्रदर्शन किया था, उसकी भी किसी अपराधी की तरह जांच पड़ताल की गई। उनकी गाड़ी के एक एक कोने को बड़ी बारीकी से जांचा गया। उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया। कुछ ऐसे ही अपमान के भी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने बांग्लादेश के खिलाफ हुई लड़ाई में पाकिस्तान के 90,000 से भी ज्यादा सैनिकों को अपनी क्षमता के बल पर सरेंडर करवाया था। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा अपने प्रति हुए इस व्यवहार को लेकर बहुत नाराज भी हुए और उनकी इस नाराजगी का असर आम सिखों में दिखाई देने लगा। इतना काफी नहीं था, पुलिस ने मासूम सिखों को शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया। 100 से ज्यादा सिख स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए दिल्ली में इस वक्त रहा करते थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। सिखों के प्रति हो रहे इस व्यवहार से पंजाब के सिख बहुत ज्यादा नाराज होने लगे थे और इसका फायदा भिंडरावाले और उनके साथियों ने बड़ी आसानी से उठाया। केंद्र सरकार सिखा नू दूसरे दर्जे का नागरिक मान रही है। तुसी वेख्या किवें सिखा नू हरियाणा बॉर्डर ते अपमानित किया गया ते उन्हां दे विच फौज दे साडे पुराने अफसर भी सन। पुलिस वालों ने उन्हें भी नहीं छड्या। जरनैल सिंह भिंडरावाले ने लोगों के अंदर उबल रही इस आग को और बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा, सिखों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जा रहा है। फौज के अफसर जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा की, उनको भी नहीं छोड़ा गया। मासूम सिखों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिखों के साथ यह अन्याय कब तक होगा? हम आगे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंजाब में भिंडरावाले का आतंक और उनका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था और अकाली दल के प्रमुख नेता हरचंद सिंह लोंगेवाल की आवाज भिंडरावाले की आवाज के नीचे दबने लगी। वो इस हद तक आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, लेकिन भिंडरावाले ने न तो उनकी आवाज सुनी और न ही किसी और सिख को सुनने दी। बीबीसी इंटरनेशनल न्यूज के जाने माने जर्नलिस्ट सतीश जेकब बताते हैं कि उन्होंने इस बारे में उस समय के चीफ मिनिस्टर दरबारा सिंह से सवाल पूछा। एशियाड गेम में प्रदर्शन की बात हो रही है। एक पुलिस ऑफिसर को स्वर्ण टेंपल की सीढ़ियों में ही मार दिया गया। इन सब को लेकर पंजाब सरकार कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इस तरह के एक्शन लेने के लिए मुझे केंद्र सरकार से अनुमति की जरूरत है। ये सवाल मुझसे नहीं बल्कि केंद्र सरकार में बैठे गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह और कांग्रेस की सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री से पूछिए। कांग्रेस के नेता दरबारा सिंह कांग्रेस के एक ऐसे नेता थे जो उस समय भिंडरावाले के खिलाफ कड़े प्रदर्शन करने की क्षमता रखते थे, लेकिन वो भी केंद्र सरकार के हाथों मजबूर थे और उन्हें केंद्र सरकार से इस बात की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार को ये लगता था कि अगर भिंडरावाले के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाए गए तो पंजाब में उनके वोट गिर सकते हैं, पंजाब की राजनीति में खलबली मच सकती है। डीआईजी एएस अटवाल की हत्या और पंजाब में हो रहे दंगों को लेकर अब कांग्रेस के राजनेता और पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह तंग आ चुके थे। वो इकलौते ऐसे कांग्रेसी राजनेता थे जो भिंडरावाला के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा, भिंडरावाले का ठिकाना अब हमें मालूम है। वो इस वक्त स्वर्ण मंदिर में अपने हथियार बंद साथियों के साथ मौजूद है। हम चाहें तो पुलिस की मदद से कार्रवाई कर सकते हैं। इंदिरा गांधी ने सीधे तौर पर दरबारा सिंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि इसके लिए उन्हें गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह से सलाह लेनी होगी। हरमंदिर साहब, या यूं कहें कि स्वर्ण मंदिर में इस तरह से पुलिस के जरिए धावा नहीं बोला जा सकता। इससे सिख दंगे और भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। भिंडरावाले अपना काम करता जा रहा था। पंजाब में दंगे लगातार बढ़ते गए और सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम न उठा पाने के कारण भिंडरावाले का हौसला भी लगातार बढ़ने लगा था। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देखा कि पंजाब की हालत किसी भी तरह से सुधरने का नाम नहीं ले रही, पंजाबी केंद्र सरकार के खिलाफ हो चुके हैं, सिखों में केंद्र सरकार को लेकर बहुत गुस्सा है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला लिया। अब
एक सरदार ही भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। इससे सिखों के बीच ये संदेश जाएगा कि हम हिंदू हैं, पर हम सिखों से बैर नहीं रखते। केंद्र सरकार सिखों को महत्व देती है, इसलिए सिख राजनेता ज्ञानी जैल सिंह को भारत का राष्ट्रपति डिक्लेयर किया जाएगा। इंदिरा गांधी जी ने जो सोचा वो नहीं हुआ। पंजाब की स्थिति इसके बावजूद भी नहीं बदली। पंजाब में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि एक सिख भारत के सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ है। पंजाब में अकाली दल के हरचंद सिंह लोंगेवाल ने ज्ञानी जैल सिंह के राष्ट्रपति बनने के ठीक 1 महीने बाद ही पंजाब में अलग अलग जगहों पर मोर्चे और धरनों की शुरुआत कर दी और इसमें खालिस्तान की मांग को और ज्यादा बढ़ाया जाने लगा। साथ ही खुलकर पुलिस को गिरफ्तारी भी दी जा रही थी। पंजाब दहकता आग का गोला बन चुका था, जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखते ही देखते सिर्फ 2 माह के अंदर 30,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। सरकार हर तरफ से घिरती जा रही थी। सरकार के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन देखते ही देखते भिंडरावाले और उनके लोगों का साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया। हरचंद सिंह लोंगोवाल मोर्चे इसलिए भड़का रहे थे ताकि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को लागू किया जाए। फिर दिन आया 5 अक्टूबर 1983 का, जब पंजाब के उग्रवादियों ने पंजाब में कपूरथला से जालंधर की तरफ जा रही नेशनल हाईवे में 6 अलग अलग बसों को रोका। ऐसी बसों को टारगेट बनाया गया जिसमें हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और महिलाओं और बच्चों को अलग करके यात्रियों को उनके ही परिवार के सामने गोली मार दी गई। इसमें कई लोग मारे गए लोगों में हिंदू ही शामिल थे। इस हमले से हिंदुओं के मन में भी सिखों को लेकर बैर ज्यादा बढ़ने लगा। अब पंजाब में और पंजाब से बाहर भी हिंदू और सिखों के बीच लगातार वाद विवाद और झड़प होने लगी थी। उस समय पंजाब की मशहूर जर्नलिस्ट तवलीन सिंह भिंडरावाले से पंजाब के अमृतसर टेम्पल के अंदर मिली। हमेशा की तरह भिंडरावाले मीडिया से मिलने को जल्दी ही राजी हो जाते थे। तब तवलीन ने भिंडरावाले से खुलकर पूछा, सिख धर्म सिखों की रक्षा करता है, दूसरों का खून नहीं बहाता। मरने वालों में हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और बताया जा रहा है कि जिन सिखों ने बसों को रोककर हिंदुओं को मारा वो आपके आदमी थे। उसमें आपका नाम सामने आ रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उन सिखों को नहीं जानता जिन्होंने बस पर हमला किया, और मैं किसी की निंदा क्यों करूं? मैं निंदा करने वाला होता कौन हूं? पंजाब के सिख अपनी परिस्थिति अच्छी तरह से जानते हैं। उसे देखकर किसी ने कोई फैसला लिया तो मैं उसमें उंगली क्यों उठाऊं भाई? ये घटना हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी घटना थी। हिंदुओं के मन में भी अब सवाल उठ रहे थे कि क्या भिंडरावाले का आतंक इसी तरह से चलता जाएगा? उसे कभी सजा नहीं होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज 6 हिंदू मारे गए हैं, कल कई और मारे जाएंगे। सरकार को इनके खिलाफ ठोस कदम उठाना चाहिए। अब जनता की तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगा था। दबाव हिंदुओं की तरफ से भी आ रहा था। ऐसे में इंदिरा गांधी ने एक बार फिर एक बहुत बड़ा फैसला लिया। हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये फैसला इंदिरा गांधी की आज तक की सबसे बड़ी गलती थी। इंदिरा गांधी ने 1983 में दरबारा सिंह को उनके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। भिंडरावाले को रोकना बहुत जरूरी है। वो पाकिस्तान की तरह ही अब पंजाब को आतंक की आग में जला रहा है। इसलिए पंजाब में पद पर बैठे दरबारा सिंह का सारा अधिकार रद्द कर दिया गया। अब केंद्र सरकार के द्वारा ज्ञानी जैल सिंह की नीतियों को भी दबाया जा रहा था। इंदिरा जी, ये गलत हो रहा है। पंजाब में सिर्फ दरबारा सिंह ही ऐसे हैं जो भिंडरावाले से कड़ी टक्कर लेना जानते हैं। सिर्फ उनके अंदर ही इस बात में हिम्मत है। और अगर आप दरबारा सिंह को वहां से हटा देंगी तो पंजाब में स्थितियां और बेकाबू होने लगेंगी। हमें भिंडरावाले के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। यही सोचकर तो दरबारा सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया था, पर क्या हुआ? दंगे फिर भी बढ़ते चले गए। इसलिए केंद्र इतना बड़ा फैसला ले रही है। माफ करिए, लेकिन इसमें गलती केंद्र सरकार की है। सरकार ने कभी दरबारा सिंह को इतनी छूट ही नहीं दी कि वो अपनी तरफ से कोई फैसला ले सके। भले ही केंद्र सरकार अपनी तरफ से पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा रही थी,
कर्फ्यू को रोकने के लिए गिरफ्तारी कर रही थी। लेकिन भिंडरावाले का आतंक तो रुका ही नहीं। ट्रक भर के हथियार आने लगे और उन्हें गोल्डन टेम्पल के अंदर ही जमा किया जा रहा था। भिंडरावाले को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो केंद्र सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़े हमले का ऐलान करने वाला है। सिखों की मांग बिल्कुल सही है। खालिस्तान की मांग पूरी होनी चाहिए। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास करना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। इसमें उठाई गई मांगे पंजाब का हक है और हम सिख अपनी जमीन के हक से समझौता के सभी सिख भरा मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे। इसीलिए हम हरमंदिर साहिब के अंदर हथियारों को जमा कर रहे हैं। भले ही इंदिरा गांधी भिंडरावाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के बारे में सोच रही थी, पर ज्ञानी जैल सिंह और खुद उनके बेटे संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को समझाना शुरू किया। हम सिखों के बीच संता की छवि रखने वाले जरनैल सिंह भिंडरावाले पर सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो इससे खतरा और भी बढ़ सकता है। इंदिरा गांधी ने जब देखा कि ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह पंजाब को लेकर उनके फैसलों से सहमत नहीं है, तब उन्होंने संजय गांधी को तो अपनी बात के लिए समझा लिया। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी पंजाब को लेकर वो क्या निर्णय ले रही हैं, इसे ज्ञानी जैल सिंह से छिपाया जाने लगा। और इधर अब बेखौफ घूम रहे भिंडरावाले ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले ने अपने साथियों के साथ मिलकर अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। सिख भराओ, मैं ते तुसी असी सारे जानते हां कि केंद्र सरकार अब पंजाब के खिलाफ कोई ना कोई कठोर कदम उठा सकती है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अब हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। अब समय एक बहुत बड़े फैसले का आ गया। मेरे सिख साथियों, चाहे मैंने कितने भी हथियार जमा करवा लिए हों, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत सरकार के पास उससे भी ज्यादा हथियार हैं। इसलिए पंजाब पर नजर रखने के लिए हमें पंजाब के पवित्र स्थल को चुनना होगा। स्वर्ण मंदिर, क्योंकि पंजाब की धार्मिक आस्था का केंद्र है, इसलिए चाहकर भी भारत सरकार कभी भी फौज और पुलिस के साथ अकाल तख्त पर जांच परख करने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा हुआ तो पंजाब में दंगे बढ़ने लगेंगे। भिंडरावाले ने अपने साथियों को उनकी जबान में अच्छी तरह से समझा दिया। इसलिए सिखों ने भी कभी अकाल तख्त पर भिंडरावाले के बैठने का विरोध नहीं किया। गोल्डन टेम्पल पर तो पहले ही भिंडरावाले उसके थे, लेकिन अब अकाल तख्त जैसे पवित्र स्थान की जरा सी भी परवाह नहीं की गई। अब अकाल तख्त पर भिंडरावाले और उसके 200 से ज्यादा हथियारबंद साथियों का अधिकार हो गया था। वो अकाल तख्त से बैठकर ही पंजाब की पूरी राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। अकाल तख्त पर बैठे हुए भिंडरावाले ने इंदिरा गांधी की नाक में दम कर रखा था, जो इंदिरा गांधी के सबसे बड़े चैलेंज के रूप में सामने आ चुका था। आज भी इंदिरा गांधी के राजनीतिक करियर की तरफ अगर नजर घूम जाए तो सबसे बड़ी समस्या भिंडरावाले और पंजाब में हो रहे दंगे थे। अकाल तख्त पर इस तरह से कब्जा और भिंडरावाले का बढ़ता साहस, पंजाब और सिखों के बीच बढ़ते उसके रुतबे से अब अकाली दल के नेता भी परेशान होने लगे थे। अकाली दल के प्रमुख हरचंद सिंह लोंगोवाल भी खुद का भिंडरावाले से पीछा छुड़ाना चाहते थे। पंजाब में बद से बदतर हो चुके हालात को समझते हुए अब इंदिरा गांधी ने समझौते की पहल की। फरवरी 1984 का महीना इंदिरा गांधी के लिए बहुत तनावपूर्ण था। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के दूसरे लीडर से इस बारे में बातचीत की। 10 महीने बाद पूरे देश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर पंजाब की खराब हो रही स्थिति को संभाला नहीं गया तो इसका असर अगले चुनाव में दिखाई देगा। समझौता करना अब हमारी राजनीतिक मजबूरी हो चुकी है। इंदिरा गांधी ने इस कार्य के लिए उस समय के विदेश मंत्री नरसिम्हा राव को चुना। आप अकाली नेताओं के पास समझौते की कमान लेकर जाएं। उसमें उनके सामने कुछ शर्तें रखें। अगर वो शर्तें मंजूर कर लेते हैं तो हम आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के तहत चंडीगढ़ पंजाब को दे देंगे। हरियाणा को इसके बदले दूसरा शहर दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त साफ तौर पर अकालियों के सामने रख दीजिएगा कि ये समझौता न सिर्फ अकाली दल के प्रमुख हरचंद सिंह लोंगोवाल बल्कि जरनैल सिंह भिंडरावाले को भी मंजूर होना चाहिए, तभी सरकार
ये समझौता करेगी। अकाली दल समझ चुके थे कि अगर भिंडरावाले को यहीं पर रोका नहीं गया तो उनका वजूद पूरी तरह से पंजाब से मिट जाएगा और अगले 10 महीने में होने वाले चुनाव में उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए उन्होंने सरकार की बात मान ली। अब बारी थी भिंडरावाले को मनाने की। नरसिम्हा राव ने कांग्रेस पार्टी को बताया, अकाली दल की तरफ से मुझे बातचीत की सहमति मिल चुकी है। अब इसके लिए एक आयोग तैयार किया जाएगा और हम सिखों की बात का मान रखते हुए चंडीगढ़ उन्हें दे देंगे। लेकिन अभी पहले भिंडरावाले को समझाना जरूरी है। इसके लिए पंजाब के ही 2 चेहरों को चुनना होगा और मेरे हिसाब से पंजाब के गुरचरण सिंह तोहरा और प्रकाश सिंह बादल को भिंडरावाले के पास अकाली दल के साथ भेजा जाएगा ताकि वो उन्हें समझा सकें। गुरचरण सिंह तोहरा को कांग्रेस पार्टी ने बहुत समझदारी से चुना। बहुत समय शिरोमणि गुरुद्वारा के वो प्रमुख थे। पंजाब की राजनीति का एक बहुत प्रमुख चेहरा थे। वो और प्रकाश सिंह बादल स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर गए ताकि वो भिंडरावाले से अकाली दल के प्रमुख लोंगोवाल के साथ बातचीत कर सकें। देखो संत जरनैल सिंह जी, सरकार हमारी मांगों को मानने को तैयार हो गई है। जल्दी चंडीगढ़ को पंजाब को सौंप दिया जाएगा और सानू सरकार की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार जल्दी ही एक कमेटी बिठाकर हमारी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की और भी मांगों को जल्दी ही मान लेगी। संता, इस मामले में मैं भी यही सोच रखता हूं। आखिर हमारी मांग तो पंजाब के हित में ही है ना, और जब सरकार मांगे मानने को तैयार हो गई है तब बहर कैसा। पंजाब के बड़े बड़े नेताओं ने भिंडरावाले को समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस सरकार सामने से झुक चुकी थी, लेकिन समझौते की एक कोशिश भी बेकार चली गई। भिंडरावाले ने सबके सामने अकाल तख्त के अंदर ही कहा, कोई समझौता नहीं हो सकता तोड़ा जी। मैं तुम्हारी सारी चालाकी जानता हूं। आप आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के साथ हमसे धोखा कर रहे हैं। पंजाब दे हित की बात नु देखी मैं सब जानता हूं। आप सब पंजाब के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीति के लिए काम कर रहे हो। भिंडरावाले के अड़ियल रवैये ने समझौते के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब लोंगोवाल ने भिंडरावाले के कहने पर पंजाब से गेहूं बाजाने पर लगा था। इससे पंजाब के पड़ोसी राज्यों में पंजाब को लेकर तनाव बढ़ने लगा। फिर हरियाणा में एक ऐसी ही बड़ी घटना सामने आई। 19 फरवरी 1984 को हरियाणा के पानीपत में 9 सिखों को हिंदुओं ने मार गिराया। केंद्र सरकार ने इस बात का खुलासा किया कि पंजाब में गुप्त तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है और इसकी खबर दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दरअसल भिंडरावाले के साथी चाहते थे कि पंजाब में हिंदुओं को इतना तंग किया जाए कि वो पंजाब छोड़कर भाग जाएं। ये दिल्ली सरकार को भिंडरावाले की तरफ से चुनौती दी जा रही थी। अब फरवरी से जून का महीना बहुत तनावपूर्ण हो गया था। ऐसे में केंद्र सरकार ने 1 जून 1984 को पंजाब की पूरी समस्या को सेना के हवाले कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। 3 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन में सबके सामने कहा, पंजाब में निर्दोष सिखों और हिंदुओं की हत्या हो रही है। आतंकवाद और अराजकता खुलकर फैल रही है। सरकार ने समझौते की कोशिश की पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। पंजाब के धार्मिक स्थल तो आतंकवाद का गढ़ बन गए हैं। इससे सरकार को कठोर से कठोर फैसले लेने पड़ रहे हैं। लेकिन अब भी अगर किसी के मन में कोई शंका या संदेह है या कोई ऐसी बात है जो वो सरकार तक पहुंचाना चाहता है तो मैं सबको खुला न्योता देती हूँ। आइए बातचीत करके इस खून खराबे को बंद करें और समस्याओं को समझौते की मेज पर समझाने की कोशिश करें। भले ही इंदिरा गांधी ने बातचीत को लेकर अपील की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पंजाब को दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग करके रख दिया। सारी टेलीफोन लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ बंद कर दी गई। चाहे नेता भिंडरावाले के हों, अकाली दल के हों या कोई दूसरे नर्मपंथी, कोई भी दूसरे राज्यों से बातचीत नहीं कर सकता था और बातचीत की कोई गुंजाइश भी अब बाकी नहीं थी। भिंडरावाले मानने को तैयार ही नहीं हुए थे। इसके बाद आखिरकार सेना को पंजाब में उतार ही दिया गया। 3 जून को सारे पत्रकारों को अमृतसर से बाहर कर दिया गया। सेना गुप्त तरीके से अपने सीक्रेट मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी के साथ पंजाब में उतर चुकी थी। पंजाब के लोकल पत्रकारों ने भिंडरावाले से सवाल पूछा, फौज अंदर आ चुकी है, क्या आपको लगता है कि फौज हरमंदिर साहिब और अकाल तख्त तक पहुंच जाएगी? मैनू नहीं लगता कि फौज विच इन्नी हिम्मत है।
अकाल तख्त तो दूर की बात, वो स्वर्ण मंदिर के अंदर भी कदम नहीं रख सकती, क्योंकि उससे बहुत बड़ा बवाल होगा। पंजाबी जर्नलिस्ट ने फिर पूछा, और अगर हो गई तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा? नहीं, हम सरेंडर नहीं करेंगे। अगर वो अंदर आ जाते हैं तो बहुत भयंकर लड़ाई होगी। भिंडरावाले ने बड़े जोश के साथ कहा, तेनू पता है कि एक शेर 100 भेड़ों पर भारी पड़ता है। हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि फौज भी जिंदगी भर याद रखेगी। 1 जून ये दिन सिख धर्म के इतिहास में बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी इस दिन शहीद हुए थे। इसे अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के रूप में सिख धर्म के लोग बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं। सेना पंजाब में घेराबंदी कर चुकी थी। सेना के निशाने पर था गुरु हरमंदिर साहिब टेम्पल जाने के लिए स्वर्ण मंदिर। क्योंकि ये ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया जा रहा था, इसलिए मासूम सिखों को इस बात की खबर ही नहीं थी। और 1 जून सिख माथा टेकने स्वर्ण मंदिर के अंदर आए, और उन्हें नहीं पता था कि वो जो एक बार अंदर आएंगे शायद वापस कभी बाहर न जा पाए। सिख परिवार के साथ माथा टेकने मंदिर के अंदर गए। सेना और भिंडरावाले के बीच होने वाली खूनी झड़प से अनजान बच्चे सरोवर के आसपास खेल रहे थे। पंजाबी महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सभी माथा टेकने मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो कुछ सरोवर में डुबकी भी लगा रहे थे। सबको इस बात का अंदाजा था कि पंजाब के हालात जो पिछले कई सालों से बिगड़े हुए हैं, स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन सेना और भिंडरावाले के बीच इतना बड़ा खूनी हमला होगा कि कोई भी बचकर इस मंदिर से बाहर वापस नहीं जा पाएगा, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। इसलिए सिख धर्म के कट्टरपंथी लोग जो शहीदी दिवस का बहुत मान करते हैं, वो खुद को स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने से रोक नहीं पाए। जैसे ही दर्शन करने लोग स्वर्ण मंदिर के अंदर गए, भिंडरावाले के लोगों ने उन्हें रोकना शुरू किया। लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। सरकार की तरफ से और सेना की तरफ से बार बार 3 जून के दिन ये घोषणा हुई, मंदिर के अंदर के आम लोगों से अपील है कि वो जल्द से जल्द मंदिर परिसर से बाहर आ जाए। बार बार सेना की इस अपील से 4 जून और 5 जून के बीच सिर्फ 129 लोग ही मंदिर से बाहर आए। बाहर आए लोगों ने पुलिस और सेना को बताया भिंडरावाले के साथी सिखों को मंदिर से बाहर आने से रोक रहे हैं। उन्हें समझा रहे हैं कि मंदिर के अंदर रहने से हम अपनी मांगे रख सकेंगे। कई लोगों को जबरदस्ती भी रोका जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. ब्रार अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार ट्रू इवेंट में ऑपरेशन ब्लू स्टार की सारी घटना का जिक्र करते हैं, क्योंकि उस समय सेना को लीड के.एस. ब्रार ही कर रहे थे। के.एस. ब्रार अपनी किताब में लिखते हैं कि 5 जून को सारी अनाउंसमेंट्स के बाद सेना ने अपनी कार्रवाई शुरू की। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग और गोला बारूद गिराए जाने लगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो चुका था। हिंदुस्तान की सेना भिंडरावाले और उसके साथियों को अकाल तख्त और स्वर्ण मंदिर से निकालने में जुटी हुई थी। सेना की कार्रवाई की खबर दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही ज्ञानी जैल सिंह को खबर मिली, वो तुरंत इंदिरा गांधी के ऑफिस पहुंच गए और इंदिरा गांधी और उनके बीच एक बहुत ही तल्ख मुलाकात हुई। स्वर्ण मंदिर पर इतना बड़ा हमला हो रहा है। मैं भारत का राष्ट्रपति हूं और आपने मुझसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। कम से कम आप मुझसे एक बार डिस्कस तो कर ही सकती थी। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी, पर हमने सेना को साफ तौर पर कह दिया था कि दरबार साहिब, अकाल तख्त और स्वर्ण मंदिर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे खबर मिली है कि भिंडरावाले अपनी तरफ से जवाबी फायरिंग कर रहा है। इतनी ज्यादा फायरिंग कि सेना जवाब नहीं दे पा रही है। मुझे समझ नहीं आता कि हमारी खुफिया एजेंसी इतने दिनों से क्या कर रही थी। क्यों तब कुछ नहीं किया गया जब मंदिर में गोला बारूद और हथियार जमा किए जा रहे थे? ये तो पंजाब सरकार का काम था। हथियारों पर रोक लगाना, भिंडरावाले को अकाल तख्त पर जाने से रोकना, ये तो पंजाब सरकार का काम था। ज्ञानी जैल सिंह ने इंदिरा गांधी को साफ तौर पर कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो अच्छी तरह से जानते थे कि उस दौरान कांग्रेस के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह को सख्त कार्रवाई करने से केंद्र की कांग्रेस सरकार ने नहीं रोका था। इधर सेना ने देखा कि भिंडरावाले के साथी पूरी तरह से ट्रेन्ड आर्मी की तरह लड़ रहे हैं। उनके पास हथियार बहुत हाई टेक्नोलॉजी के हैं, जिससे सेना आसानी से उन्हें नहीं मार सकती। ऐसे में सेना ने आर्मी टैंक उतारने के बारे में सोचा और सेंट्रल गवर्नमेंट से टैंक उतारने की परमिशन सेना को मिल भी गई। सेना टैंक को परिक्रमा स्थल से गुजरते हुए अकाल तख्त के सामने ले आई। इससे परिक्रमा स्थल को भारी नुकसान हुआ और जैसे ही टैंक से फायरिंग हुई, हरमंदिर साहिब की प्राचीन लाइब्रेरी में आग लग गई। दरबार साहिब को भी नुकसान हुआ।
अकाल तख्त का नुकसान तो सिख आगे बर्दाश्त नहीं कर पाए। बहुत से मासूम सिख जो स्वर्ण मंदिर के अंदर फंसे हुए थे, इन जवाबी फायरिंग में वो सभी मारे गए। स्वर्ण मंदिर को भारी नुकसान हुआ। स्वर्ण मंदिर में 6 जून का पूरा दिन तबाही का दिन था। 6 जून को सुबह से लेकर शाम तक लगातार दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। आखिरकार सेना जब अंदर गई तो उन्हें समझ आया कि भिंडरावाले अकाल तख्त पर ही मारा गया है और भिंडरावाले के साथ मारे गए थे जनरल शाहबेग, जो खुद एक सिख थे। जनरल शाहबेग का भी ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जनरल साहब इंडियन आर्मी के जाने माने ऑफिसर थे। उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली भारतीय सेना की लड़ाई में बहुत जमकर हिस्सा लिया था और भारत को जीत भी दिलाई थी। लेकिन जनरल शाहबेग एशियाड खेलों के दौरान होने वाले सिखों के प्रति दुर्व्यवहार से बहुत नाराज थे। हरियाणा बॉर्डर में उनके साथ हरियाणा पुलिस ने बदतमीजी भी की थी। साथ ही जनरल शाहबेग भी भिंडरावाले की बातों में आ चुके थे। वो भी खालिस्तान की मांग का समर्थन करते थे। उन्होंने ही भिंडरावाले और उनके पूरे साथियों को आर्मी से लड़ने के लिए ट्रेन। इसे आर्मी चाहकर भी भिंडरावाले से लड़ नहीं पाई और आखिरकार उन्होंने सेना के टैंक को उतारा और सिखों के जाने माने फौजी अधिकारी जनरल शाहबेग की भी जरनैल सिंह भिंडरावाले के साथ ही अकाल तख्त पर मौत हो गई। स्वर्ण मंदिर के आसपास मासूम सिखों की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। कारण था भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सीक्रेट मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भाग चुके चरमपंथियों को ढूंढने के लिए पंजाब, दिल्ली और पूरे भारत हर जगह सिखों पर हमला बोला जा रहा था। बेगुनाह सिख भी मारे जा रहे थे। गाड़ियों पर बैठकर जो सिख भागने की कोशिश करते, नाराज हिंदू उन्हें गाड़ियों के अंदर ही जलाकर मार देते। तो दिल्ली में सिखों के घर पर आग लगाई जा रही थी। सिख समुदाय इतनी दहशत में थे कि अपनी पहचान बाल और दाढ़ी काटकर हिंदुओं की तरह जीने की कोशिश करने लगे थे। 1 दशक लग गया पंजाब को सामान्य होने में। फिर सामने आई वो घटना जिसने कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। बीते वक्त पे नजर घुमाए तो इंदिरा गांधी की गलतियां ही उनकी मौत का कारण बनकर सामने आती हैं। इस हादसे के कुछ महीने पहले इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज ने उनसे कहा था कि देश के हालात देखते हुए सिख बॉडीगार्ड का ट्रांसफर कर देना चाहिए। सब कुछ लगभग तय था, पर इंदिरा ने भरोसा किया और ट्रांसफर रुकवा दिए। मेरे सिख बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और पूरा भरोसा है। दोनों सिख साहब काफी अरसे से मेरी सुरक्षा कर रहे हैं और अगर सिख गार्डों को हटा दिया गया तो पंजाब में विरोध और बढ़ने लगेगा, इसलिए इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। वैसे तो इंदिरा गांधी सुबह जल्दी उठने की आदी थी। वो हर दिन सुबह 6 बजे उठ जाती थी, लेकिन उस दिन शायद चुनावी रैली का ठहराव था या उनके दिल की थकान की वो 31 अक्टूबर की सुबह देर से सोकर उठी। ये दिन उनके लिए बेहद खास था। उस दिन उन्हें सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच ब्रिटिश फिल्म मेकर पीटर उस्टिनोव को एक इंटरव्यू देना था। ये फिल्म मेकर आयरिश टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री इंदिरा पर बनाना चाहते थे। इंदिरा गांधी की पर्सनल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार धवन सुबह 8 बजे 1 सफदरजंग रोड उनके घर पहुंचे। मैम प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश फिल्म मेकर से आज आपकी मीटिंग की तैयारी हो चुकी है। ठीक है, आप तैयार रहें, हम थोड़ी देर से निकलते हैं। उस वक्त इंदिरा अपने पर्सनल हेयर आर्टिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवा रही थी। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री के इस इंटरव्यू में इंदिरा आज अपनी लुक को लेकर काफी कॉन्शियस थी। इतनी कॉन्शियस कि उन्होंने नारंगी रंग की हैंडलूम साड़ी जिसका बॉर्डर काले रंग का था, उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने से भी मना कर दिया। और इसके करीब 5 महीने बाद वो हुआ जिसकी झलक इंदिरा गांधी ओडिशा भुवनेश्वर के परेड ग्राउंड में 30 अक्टूबर 1984 को सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने इंदिरा गांधी ने कहा, I am alive today. I may not be there tomorrow. मैं आज हूँ लेकिन शायद कल ना रहूँ, पर मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने लोगों की सेवा करती रहूंगी। मेरे खून का हर एक कतरा देश की खुशहाली और ताकत को बढ़ाएगा। इंदिरा गांधी के हर एक शब्द देश के प्रति प्रेम और जिंदगी को लेकर उनका शक दर्शा रहे थे। पंजाब के हालात देखकर उन्हें अपनी हत्या का डर तो जरूर था, पर उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह इस भाषण के दूसरे दिन ही होगी, इसकी उम्मीद उन्हें कहाँ थी। कहाँ अपने भाषण में इंदिरा अपने खून की हर एक बूंद देश पर कुर्बान कर रही थी, पर उन्हें कहाँ मालूम था कि दूसरे ही दिन उन्हीं के खून से उनका आंगन
और अगले 4 दिन दिल्ली की सड़कें मासूम सिखों के खून से रंग जाएंगी। इंदिरा गांधी की हत्या के 14 दिन पहले 17 अक्टूबर 1984 को बेअंत सिंह और सतवंत सिंह छत पर खड़े थे। पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है वो सिखों के हित में नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार है इंदिरा गांधी और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। सीढ़ियों की आवाज आई तो बेअंत और सतवंत शांत हो गए। बेअंत की बीवी बिमल कौर उन दोनों को खाने के लिए बुलाने आई थी। उसने अपने कानों से जो सुना उसे यकीन ही नहीं हुआ। ओ जी, खाने पे चलो, कैर सिंह भी आ गए हैं नीचे। 20 अक्टूबर 1984 जब इंदिरा गांधी अगले साल की चुनावी रणनीति बनाने में बिजी थी, बेअंत सिंह और कहर सिंह अपने परिवार के साथ अमृतसर पहुंचे, लेकिन सतवंत वहां नहीं थे। आखिरी मौके पे ये सतवंत हमें धोखा तो नहीं देगा ना? कहर सिंह खामोश रहा। दिल्ली वापसी पे बेअंत सबसे पहले सतवंत से मिला। अगर तूने धोखा दिया तो मैं सारी की सारी गोलियां तुझ पे उतार दूंगा। 31 अक्टूबर 1984 सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच इंदिरा गांधी को ब्रिटिश फिल्म मेकर पीटर उस्टिनोव को एक इंटरव्यू देना था। अपनी हाई हील ब्लैक सैंडल और नारंगी साड़ी के लहराते आंचल के साथ वो अपने ही घर से एक दीवार की आड़ पर मौजूद अपने ऑफिस 1 अकबर रोड के लिए पैदल ही निकल पड़ी। उनके साथ थे R.K. धवन। सामने गेट पर इंदिरा ने बेअंत और सतवंत सिंह को देखा। सिख साहब उन्हें नमस्ते कहेंगे ये सोचकर इंदिरा ने पहले ही हाथ जोड़ लिए, पर हमेशा की तरह बेअंत सिंह के हाथ जुड़े नहीं, बल्कि उसने अपनी गन इंदिरा गांधी पर तान दी। ये क्या कर रहे हो? इंदिरा ने अपने शब्द पूरे भी नहीं किए कि सुबह के मौन में गोलियों की आवाज गूंज उठी। बेअंत सिंह ने अपने साइड आर्म से 3 गोलियां इंदिरा पर फायर कर दी। सतवंत सिंह के हाथ कुछ ठहर के रह गए। वो सोच क्या रहा है? चला गोली। बेअंत की जबान क्या खुली, जमीन पे पड़ी इंदिरा के ऊपर 30 गोलियां और दाग दी गई। दिल्ली पर इंदिरा का आंगन उनके ही खून से लहूलुहान था। सुबह 9:30 पर इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया गया, जहां पे डॉक्टर्स ने कई घंटे अपनी नाकाम कोशिशें की और दोपहर 2:20 पर उन्हें मृत डिक्लेयर कर दिया गया। पोस्टमार्टम डॉक्टर तीरथ दास डोगरा ने किया। टोटल 30 बुलेट्स बॉडी पर पाए गए हैं। कुछ स्टैंड सबमशीन और कुछ .38 स्पेशल रिवॉल्वर से दागे गए हैं। 23 बुलेट्स बॉडी के आर पार हो गए तो 7 उनके शरीर पे ही हैं। 31 अक्टूबर 1984 शाम 7 बजे दूरदर्शन इवनिंग न्यूज पे उस जमाने की फेमस न्यूज एंकर सलमा सुल्तान ने टेलीविजन पर कहा, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। सुबह इंटरनेशनल टेलीविजन पर इंदिरा का इंटरव्यू होना था और कहा। इंदिरा के चले जाने के बाद 3 नवंबर 1984 को राजघाट के पास इंदिरा की अंतिम विदाई का पूरा शोक भरा नजारा इंटरनेशनल टेलीविजन न्यूज चैनल BBC ने रिकॉर्ड किया और पूरी दुनिया की नजर इस इंटरनेशनल लाइव पर छाई रही। ये मौत और खून का सफर यहाँ कहाँ रुका? इसके बाद शुरू हुआ खूनी दंगे का सफर, जिसमें दिल्ली की सड़कें अगले 4 दिन तक मासूम सिखों के खून से रंगी गई। इसका असर भी सिर्फ दिल्ली तक न रहा। फिर शुरू हुए वो दंगे जिसने पूरे भारत को घेर लिया और खासतौर पर पंजाब को। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 3000 सिख मारे गए। कारण पे नजर घुमाए तो कारण बना खालिस्तान की मांग, भिंडरावाले का आगमन, बंटवारा और ऑपरेशन ब्लू स्टार। खालिस्तान की मांग यहीं पर खत्म नहीं हुई, इसकी झलक आज भी दिखाई देती है। खालिस्तान की मांग तो 1799 में ही सामने आने लगी थी, जिसकी झलक हम समय समय पर सिख मिलिटेंट्स के बीच देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस शब्द के अर्थ को समझना होगा, क्योंकि इसी खालिस्तान की मांग ने पंजाब और भारत को हिला कर रख दिया था। आज भी खालिस्तान को लेकर जब नारे लगाए जाते हैं, हिंदुस्तान का दिल कांपने लगता है। 80 के दशक में जो पंजाब की हालत थी वो फिर आंखों के सामने घूमने लगती है। खालिस्तान शब्द के सही मतलब की तरफ नजर घुमाए तो इसका मतलब है खालसे की सरजमीं। खालसा सिख धर्म की सही तरीके से शिक्षा लिए सिख लोगों का एक समूह है।
ये एक पंथ है और इस खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन पंजाब के हिस्टोरिकल प्लेस आनंदपुर साहिब से की थी। बैसाखी का दिन सिख धर्म में बहुत ज्यादा मायने रखता है, पर 1978 में बैसाखी के दिन ही अमृतसर में एक उत्सव की तैयारी की जा रही थी। निरंकारी जुलूस निकालना चाहते थे और उन्होंने सरकार से इसके लिए परमिशन भी ली। और इसी दिन भिंडरावाले के अनुयायियों और निरंकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। खून खराबे की ये कोई एक घटना नहीं थी। खालिस्तान की मांग ने कई बार पंजाबी और हिंदुओं का खून बहाया है। बात तो 1940 की है, जब लगभग ब्रिटिश साम्राज्य भारत से वापस जाना शुरू हो चुका था। उसी समय पहली बार खालिस्तान का नाम दुनिया के सामने आया, क्योंकि जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग होकर एक मुस्लिम देश बनना चाहता था, उसी तरह पंजाब भी पाकिस्तान की देखा देखी खालिस्तान की मांग कर रहा था। खालिस्तान की इस मांग को खत्म करने के लिए भारत सरकार और सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ साथ ऑपरेशन वुडरोज, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 1995 के दशक में जाकर थमी। लेकिन 90 के दशक के साथ खालिस्तान की ये मांग पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। 2018 में भी पंजाब के कुछ मिलिटेंट्स ने इसी तरह की नारेबाजी शुरू की। पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। बात 1929 की है, जब नेहरू जी ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। तब अकाली दल के प्रमुख मास्टर तारा सिंह ने एक नारा लगाया। उन्होंने खालिस्तान की मांग की और जब 1947 में भारत को आजादी मिल गई, तब तारा सिंह ने फिर से अपने स्टेटमेंट के जरिए खालिस्तान का मुद्दा उठाया। तारा सिंह जी उस समय अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा कम्युनिटी के प्रमुख सदस्य भी थे। अंग्रेज चले गए, लेकिन सिखों को आजादी नहीं मिली। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम गोरों के गुलाम थे और अब काले बन गए। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के नारे लगा लगा कर सिखों से उनका धर्म और उनकी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। सिखों के अधिकार को कुचला जा रहा है। आजाद भारत में जिस तरह से मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा था, उसी तरह से सिख भी उस दौरान हर क्षेत्र में आरक्षण की मांग करने लगे थे। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जैसे बिपिन चंद्र ने लिखा है, यह आजादी से पहले भारत के इतिहास को लेकर सबसे सटीक और फेमस किताब है। इसमें भी तारा सिंह के स्टेटमेंट का जिक्र मिलता है। खालिस्तान की मांग को लेकर समय समय पर हमले होते रहे। 23 जून 1985 को एयर इंडिया के एक एयरप्लेन कनिष्क में सिखों ने बम रखकर उसे उड़ा दिया। इसे खास तौर पर चुना गया था क्योंकि इसमें हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। वहीं फिर 10 अगस्त 1986 को भारत के सेना चीफ अरुण वैद्य की हत्या कर दी गई, क्योंकि वो भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऑफिसर रह चुके थे। वहीं भिंडरावाले के बचे हुए साथियों ने 20 अगस्त 1985 को अकाली दल के लीडर हरचंद सिंह लोंगोवाल को भी मार गिराया। भिंडरावाले के साथियों का मानना था कि उन्होंने आखिरी मौके पर भिंडरावाले को धोखा दिया था और ये खालिस्तान की मांग के खिलाफ होने लगे थे। हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने बहुत कोशिश की। उस दौरान लगा राष्ट्रपति शासन 1992 तक जारी रहा। उसके बाद 1992 में पहली बार पंजाब में विधानसभा चुनाव वापस से शुरू किए गए। भारत के अंदर देखा, लेकिन कुछ सिख मिलिटेंट्स आज भी समय समय पर इस मांग को उठाते रहते हैं। खासतौर पर कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले खालिस्तान ग्रुप आज भी खालिस्तान की मांग को छेड़ते रहते हैं और इसका असर फिर पंजाब और भारत में देखने को मिलता है। आज की स्थिति पर नजर घूम जाए तो पाकिस्तान भी ऐसी ही खालिस्तान की मूवमेंट को लगातार बढ़ावा देने का काम करता रहा है। साथ ही कनाडा इन खालिस्तानियों की मांग करने वाली कम्युनिटी का एक ऐसा गढ़ बन चुका है जिसे वो अपने लिए सुरक्षित मानते हैं और वहीं रहकर खालिस्तान की मांग को बढ़ावा देते रहते हैं। यही कारण है कि आज किसान आंदोलन की शुरुआत भले ही कृषि कानून को लेकर की जाती है, लेकिन पंजाब से शुरू हुए इस आंदोलन में ज्यादा चर्चा खालिस्तान की होती है। खालिस्तान की मांग एक ऐसी मांग है जो भारत को एक बार फिर बंटवारे की तरफ ले जाना चाहती है और भारत के हर बड़े प्रधानमंत्री, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी या फिर राज्य बन चुके नरेंद्र मोदी, सभी इस परेशानी का सामना कर चुके हैं। आज 20वीं सदी के दौर में भी लगातार खालिस्तान की मांग उठाई जाती है। खालिस्तान की मांग जैसे ही उठती है, लोगों के सामने सिखों का चेहरा घूमने लगता है।
लेक झेल सिखों का भारत की स्वतंत्रता से लेकर भारत की हर तरह की लड़ाई में कितना बड़ा योगदान है, ये हम कभी नहीं भूल सकते। भारत को आजाद कराने से लेकर मुस्लिमों से हुई लड़ाई में सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। सेना में भी सिख अपनी जान लगा देते हैं और यही बात उन लोगों को चुभती है जो भारत की एकता और अखंडता से आज भी नाराज हैं और इसीलिए सिखों को मुद्दा बनाकर खालिस्तान की मांग को उठाया जाता है ताकि पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द झेलने के बाद भारत एक और बंटवारे की तरफ आगे बढ़े। लेकिन पूरे भारत को, भारत के हर एक धर्म के लोगों को ये समझना होगा कि सिख धर्म कोई अलग धर्म नहीं है। हिंदुस्तान की सरजमी पर पैदा हुआ ये धर्म और इस धर्म को मानने वाले लोग हिंदुओं के ही भाई बहन हैं। पंजाब भारत का बहुमूल्य हिस्सा है। भारत सरकार खालिस्तान की मांग को भारत विरोधी विचारधारा मानती है क्योंकि खालिस्तान एक बार फिर भारत